वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आई होप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो बच्चों, आज अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अपन ने ऑलरेडी 2 से 3 सेशन ले लिए। अपन ने उसकी इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं, मे रेवोल्यूशन, जून, जुलाई और अगस्त में किस तरीके से जो फ्रांस है वो रिपब्लिक बना, अपन ने वो अच्छे तरीके से बच्चे डिस्कस कर लिया अपने लास्ट वीडियो में। जो बच्चों आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ बेसिक फिलोसोफर्स हैं जिनकी अलग अलग थियोरी थी, उन्हें अलग अलग बुक्स लिखी अपनी, और उन बुक्स के थ्रू जो नेशनलिज्म है या जो यूनिटी है या फिर जो लिबर्टी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, वो बच्चों उन्होंने स्प्रेड करी। उनके बारे में आज अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट टू लास्ट जो अपना सेशन था वो अपन ने स्लाइड के अंदर रोक दिया था, द स्ट्रगल टू सर्वाइव पे अपन ने तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या था कि 23 मिलियन से 28 मिलियन जो है 1750 से 1789 तक इंक्रीज जो है वो हो गए थे वहां के लोग, और उनकी वजह से जो फूड की डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो जिस तरीके से वहां पर डिजीजेस, शॉर्टेज ऑफ फूड, ये सब जो फैला, इसकी वजह से बहुत बार वहां पे फमाइन भी आया ना, प्रॉपर उनके पास खाना पीना नहीं था तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो ये अपना लास्ट टू लास्ट सेशन का डिस्कशन था। उसके बाद अपन ने ये जो टॉपिक है, ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस टू सर्टेन क्लास, ठीक है, ये टॉपिक अपन ने उस टाइम पे स्किप किया क्योंकि अपने को इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। रेवोल्यूशन का जो आउटब्रेक था वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो बच्चों मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज, ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस, इसमें अपन ये देखेंगे कि किस तरीके से जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने जो फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट की जो उनके पास राइट्स थे, जो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस थे, उसको कैसे एंड करने के लिए बोला, और जो नई मिडिल क्लास सामने आएगी, दैट इज जो थर्ड एस्टेट है, उसको किस तरीके से प्रमोट किया। ठीक है, अपन ने उसका थोड़ा बहुत डिस्कस किया था ना, मेरा व्यू अबे सही का व्हाट इज द थर्ड एस्टेट पैम्पलेट उसने इशू किया था। मेरा व्यू खुद नोबिलिटी से नोबिलिटी फैमिली से नोबल मैन था, जो नोबिलिटी फैमिली से बिलोंग करता था, दैट इज सेकंड एस्टेट से बिलोंग करता था। तो जो इस छोटी सी चीज में यही है कि 18th सेंचुरी तक क्या हो गया था, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनके पास पैसा तो काफी था, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है, पैसा था तभी तो वो टैक्स पे कर पा रहे थे, बर्डन था उनके ऊपर। लेकिन जो बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट्स थे, जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे थे अपनी सी के थ्रू, ठीक है, गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, और जो लोग भेज रहे थे उधर, उन सबको क्या बोलेंगे अपन, मिडिल क्लास, जैसे कि आम जनता जो बिजनेस करती है, ट्रेडिंग करती है, और उनको जो बेसिक नेसेसिटीज के जो चाहिए होता है उतना अमाउंट वो अर्न कर लेती है, वो सारे मिडिल क्लास पे। ठीक है, एक तरीके से इनका अलग ही सोशल ग्रुप बन गया था, जिसके अंदर ये लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, अपने जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पे, वो सारे के सारे इसके अंदर में आ रहे थे। ठीक है, अब जो दूसरे हैं, इसके अलावा जो अपन ने देखा थर्ड एस्टेट की जो दूसरी कैटेगरी है, पीजेंट्स, लेबर्स, ये लोग क्या करते हैं बच्चों, इनको ज्यादा गुस्सा आता था। तो ये जो भी रेवोल्यूशन हुआ ना, आउटब्रेक जो अपन ने पढ़ा, देखा अपन लास्ट सेशन में, उसके अंदर इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, पीजेंट्स का, आर्टिसंस का, लेबर्स का, कि ये जो लोग हैं इनके पास उतना पैसा था ही नहीं, तो ये टैक्स कहाँ से पे कर पाएंगे। तो जो टैक्सेस के अगेंस्ट में जितना भी रेवोल्यूशन हुआ, जो रिवोल्ट हुआ, वो सब इनकी वजह से हुआ। इन्होंने ज्यादा किया क्योंकि ना तो उनके पास टैक्स था देने के लिए, मतलब कैश नहीं था देने के लिए, दूसरा शॉर्टेज ऑफ फूड और थी, मतलब ना तो फूड है, फूड की स्केर्सिटी ऑलरेडी है, ऊपर से टैक्सेस के अगर प्राइसेस बढ़ा देंगे तो उनका जो पूरा वो है, क्या बोलते हैं, और जो लाइफ है वो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा ना, जो सर्वाइवल है उनका वहां पे दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए जो मेन टैक्सेस के इंक्रीज होने के ऊपर जो रिवोल्ट लड़ा, वो इन्होंने लड़ा था। ठीक है, मतलब ये भी आप मान सकते हो कि जो मिडिल क्लास के लोग थे उस टाइम पे, उनको भी लगता था कि नहीं यार, हमें भी क्यों इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है, जो क्लर्जी है, जो नोबिलिटी है, जो फर्स्ट एस्टेट, जो सेकंड एस्टेट है, वो क्यों टैक्स पे नहीं करे। तो उनको भी कहीं ना कहीं ऑपरेशन लगता था कि नहीं, हम लोग ज्यादा क्यों पे कर रहे हैं। तो जो अपने पीसेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं, वो तो लड़ ही रहे थे, लेकिन इनका हिस्सा मिडिल क्लास वाले भी बने, क्योंकि सारा बर्डन उनके ऊपर था। वो अर्न कर रहे हैं, इसका ये थोड़ी मतलब है कि वो टैक्स जितना मांगोगे उतना आप दे देंगे। तो ऐसे करके वो लोग जुड़ने लग गए, मिडिल क्लास जागने लग गया, धीरे धीरे करके उनको समझ में आने लग गया कि भैया ये प्रिविलेजेस को तो खत्म करना पड़ेगा। आओ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो बच्चों आगे हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो ऑब्वियसली बात है, अगर बिजनेसमैन हैं या लॉयर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं अलग अलग स्ट्रीम के, तो एजुकेटेड तो होंगे। एजुकेटेड है तो उनको पता है कि भैया सब के सब जो है वो इक्वल है, किसी के पास भी कोई एक्स्ट्रा राइट या एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एवरीवन जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो उसको लेके अलग अलग फिलोसोफर्स ने क्या कर दिया, अपनी अपनी बात रखी।
जैसे जॉन लॉक, जीन जैक रूसियो, इन लोगों ने क्या बोला, इन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी इनकी बुक्स के थ्रू, इनकी फिलोसॉफीज के थ्रू। उसमें ये था कि सबके पास फ्रीडम है, ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट एस्टेट का है तो उसके पास फ्रीडम ज्यादा है, या वो सेकंड एस्टेट का है तो उसके पास फ्रीडम कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए लॉज भी इक्वल होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज भी इक्वल होने चाहिए, सबके पास अपने अपने राइट्स हैं। तो इन दोनों ने इस चीज के ऊपर फोकस किया था। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, जो जॉन लॉक है और जो जीन जैक रूसियो है, इनका मोटिव क्या था कि फ्रीडम को जितना हो सके वो स्प्रेड करें, उसके अंदर इक्वल लॉज और इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो 13 कॉलोनीज यूएसए की डेवलप करी थी, उसके अंदर भी यही था कि जो फिलोसोफर्स के जो आइडियाज थे, जो आइडियोलॉजीज थी, जो थॉट्स थे, वो भी इसी तरीके से स्प्रेड हुए थे। ठीक है, और ज्यादातर वो हमेशा मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, बिकॉज उन्हीं के पास पैसा था ना, वही कंट्री को रन कर रहे थे, कोई कंट्री को टैक्स चाहिए, और टैक्स कौन पे कर रहा था, मिडिल क्लास, कि मिडिल क्लास बिजनेसमैन, लॉयर्स ही सब थे। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि भैया अगर चलना है तो बराबर चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि किसी के पास कम या किसी के पास ज्यादा, राइट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, आया बच्चों समझ में? अब उसको देखते देखते क्या हो गया कि जो लॉक का आइडिया था उसने क्या कर दिया, एक 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक बनाई और उस बुक को पब्लिश कर दिया। ठीक है, उस बुक के अंदर ये था कि दो तरह की गवर्नमेंट चलनी चाहिए भैया, यहाँ पे दो तरह की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सोशल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सॉरी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में पूरी पावर्स होंगी तो ऑटोमेटिक स्टेट गवर्नमेंट जो होगी या जो उसके नीचे सबॉर्डिनेट होगी वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। अगर आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन या इक्वल अपॉर्चुनिटीज या इक्वल लॉज या फ्रीडम देनी है, तो आपको दो तरह की गवर्नमेंट को लेके आना पड़ेगा जो किसी के सबॉर्डिनेट नहीं हो सकती। ठीक है, और जो रूसियो था, रूसियो ने बोला कि अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है तो आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लोग के थ्रू बनाओ। मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक तो लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो तो जैनिज्म है, जैनी है। ठीक है, और वहां पर तुम्हारे पास जो लीडर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो गवर्नमेंट चुन रहा है, जो गवर्नमेंट ने चुना है अपने आप लीडर को, वो मान लो कोई सिख का हो या फिर कोई ऐसी का हो जो जहाँ पर उसकी पॉपुलेशन ही ना है, जहाँ पे लोग उसको जानते ही ना है, तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट सेट करनी है तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसने बुक लिखी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना। उसके अंदर यही था कि आपकी गवर्नमेंट आपके लोगों और उसके रिप्रेजेंटेटिव के रिलेशन को बताती भी होनी चाहिए, ताकि वो इजीली उसे यूनाइट हो सकेंगे, उसकी बात सुन सकेंगे। ठीक है, आया बच्चों हमने। अब जो तीसरा था, तीसरा फिलोसोफर था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला कि अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है तो उसको आपको तीनों सेक्शन में डिवाइड भी करना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको लिख लेना कहीं आप, कि जो तीन फिलोसोफर्स थे अपने मेन, जॉन लॉक, जीन जैक रूसियो और मॉन्टेस्क्यू, इन तीनों ने बुक लिखी थी। जॉन लॉक की बुक का नाम क्या था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। रूसियो को बुक का नाम क्या था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और जो मॉन्टेस्क्यू है उसकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा, यस आएगा। तीन तरह के फिलोसोफर्स, उनकी तीनों की अपनी अपनी बुक, और हर बुक का अपना अपना मीनिंग। जॉन लॉक की जो मीनिंग था, दो तरह की गवर्नमेंट। ठीक है, रूसियो ने उसको फर्दर प्रोसीड किया कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट बनाओ तो ऐसी बनाओ कि उनके लोगों और रिप्रेजेंटेटिव के बीच का वो रिलेशन बताती है। और मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोल दिया, अगर आप गवर्नमेंट बना रहे हो उनके लोगों के बीच में, तो आपके पास तीनों तरह की काउंसिल्स होनी चाहिए। एक लेजिस्लेटर जो लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करे, और जुडिशरी जो उसमें डिसीजन ले। ठीक है, ये उसने अपनी बुक में लिखा, बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है बच्चों, आए समझ में? तो अब ये जो आइडियाज थे फिलोसोफर्स के, अपन ज्यादा आगे आ गए ना, एक स्लाइड पीछे कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, जो आइडियाज थे फिलोसोफर्स के और जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उनकी रीच बढ़ने लगी। मतलब वो इतना अच्छे से स्प्रेड होने लग गया कि लोगों को समझ में आने लग गया था कि भैया ये जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लोगों के बीच में डिस्कशन स्टार्ट हो गए थे कि नहीं, अब टाइम आ गया है कि सोसाइटी को बदलना पड़ेगा और गवर्नमेंट को सेटअप करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को कैसे सेटअप करेंगे, इन तीनों के आइडियाज को मिला के। मतलब दो तरह की गवर्नमेंट भी होंगी, और जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों को कनेक्ट भी कर सकेगी, और उसके अंदर भी जो तीन तरह की काउंसिल होगी। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो चल जाएगा। अब ऐसे करते करते लोगों के अंदर उत्साह बढ़ गया। अब लोग जहां जाते हैं, जहां इकट्ठा होते हैं, वहां इन तीनों की बातें करते हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी थी ना, इन्हीं के बारे में बात करते हैं, भले वो सैलून्स में हो, कॉफी हाउस में हो, अपने लाइब्रेरी में हो, या कहीं भी हो। ऐसे करके जहां भी वो इकट्ठा होते, सिर्फ इन्हीं की बात चलती। और इसको देखते देखते ऐसे बहुत सारे नए नए आइडियाज भी आए, और नए नए आइडियाज से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश करी गई।
अब सोचो बच्चों, 3 जनों ने इतना कुछ कर दिया कि पूरा फ्रांस के आधे से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए और पब्लिक प्लेस में मिलते भी थे तो बात यही करते थे कि किस तरीके से इसके इनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया जाए। आया बच्चों समझ में? ठीक है, अब तुम खुद सोचो, अगर इतना आइडियाज इम्प्लीमेंट होगा तब लुईस 16 को क्या होगा? लोगों के अंदर नेशनलिज्म फैल रहा है, आजादी फैल रही है। लेकिन लुईस 16 तक जैसे ही बात पहुंची, तो लुईस 16 तो फिक्स था कि उसको भैया अपने प्राइसेस जो है, टैक्सेस वो बढ़ाने हैं। उसके लिए उसको मीटिंग जो है वो करनी है। ठीक है, लुईस 16 उसके लिए प्रिपेयर था, लेकिन जो उसके आइडियाज थे फिलोसोफर्स के, वो अलग ही स्प्रेड हो रहे थे, चाहे वो बुक्स के थ्रू हो, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो, चाहे कैसे भी हो। लेकिन लुईस 16 अपनी बात पे अड़ा रहा है कि उसको टैक्सेस बढ़ाने हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर और गुस्सा आ गया। अरे यार, हम तो यहाँ पर साला खाना नहीं खा पा रहे हो और तुम्हें टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हो, हम चाह रहे हैं आजादी, तुम और गुलामी करना चाह रहे हो। इस वजह से लोगों के अंदर और गुस्सा बढ़ गया और रिजल्ट क्या निकला? सारे के सारे को समझ में आ गया और उन्होंने गवर्नमेंट के लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जितने भी प्रिविलेजेस थे फर्स्ट और सेकंड एसिड के पास, उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ जब रिवोल्ट हुआ, तब वो सारे के सारे मीटिंग में गए थे, टैक्सेस की मीटिंग में, ताकि वो अपनी बात वहां रख सके, जो अपन ने देखा आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन में, जो मई के अंदर हुआ था। ये रहा बच्चों। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों के अंदर इतना गुस्सा क्यों बढ़ा। ठीक है, वो 3 फिलोसोफर्स, उन तीनों की बुक आप ध्यान रखिएगा बच्चों। आया समझ में? आई होप आपको चीजें और क्लियर हुई होंगी। ठीक है, ये अपना चैप्टर का जो थीम बनता है वो अच्छे से क्लियर होता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो अपन आप जानते हैं अपन कैसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर रहें, घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें। ठीक है, ओके बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। बाय बाय।